ओके, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डू दी सर्वाइकल सर्कलाज। अच्छा, इसके साथ साथ हम प्री टर्म की गाइडलाइन और पी प्रॉम की तीनों टॉपिक क्योंकि मिलते जुलते हैं तो हम ये तीनों साथ ही करेंगे। ओके, तो अगेन ये लेक्चर सुनने के बाद आपको गाइडलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा लेक्चर आपकी गाइडलाइन से ही लिया गया है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। सो वी विल स्टार्ट। अच्छा, पहले गाइडलाइन कर लेते हैं, उसके बाद की रिकमेंडेशन करते हैं ताकि फिर आपको इजीली समझ आ जाए। ओके, तो सर्कलाज है क्या? सर्कलाज स्टिच हैज़ बिन यूज्ड सिंस 1902 टू प्रिवेंट द रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। ठीक है, तो सर्कलाज बेसिकली क्या है कि मतलब हम एक स्टिच लगाते हैं सर्विक्स पे ताकि जिन पेशेंट्स में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हैं उन्हें हम बचा सकें उनसे। इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू अ वीक सर्विस। किन में लगाते हैं? एक तो उन पेशेंट्स में हम लगाते हैं जिनमें प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉस की हिस्ट्री हो, या तो जिनकी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो, सर्वाइकल वीकनेस हो, ठीक है, शॉर्ट सर्विक्स हो, उनमें लगाते हैं। अच्छा, इसका मैकेनिज़्म क्या है, कैसे ये रोकता है प्रेगनेंसी लॉस को? इट मेंटेन द एंडो सर्वाइकल म्यूकस प्लग इज़ अ मैकेनिकल बैरियर अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट दी डेफिनेशंस के आपके दो किस्म के सर्कलाज होते हैं। एक तो होता है रेस्क्यू सर्कलाज जो हम इमरजेंसी में लगाते हैं, और एक होता है प्रोफाइलैक्टिक सर्कलाज जिन पेशेंट्स में हिस्ट्री हो प्रीवियस, या हमें अल्ट्रासाउंड पे सर्वाइकल लेंथ उनकी शॉर्ट मिले और प्रीवियस हिस्ट्री भी हो साथ साथ, तो उनमें हमने प्रोफाइलैक्टिकली सर्कलाज लगाना होता है। ठीक है, प्रोफाइलैक्टिकली का मकसद क्या होता है कि मतलब एक चीज़ होने से पहले हम उसको प्रिवेंट कर दें। रेस्क्यू एमरजेंसी मतलब वो चीज़ हो रही है, हमने इमरजेंसी में उसको रोका है। ठीक है, सो अब सर्कलाज के ना 3 टाइप्स हैं। एक हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज है और एक अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड और इमरजेंसी सर्कलाज जिसे हम रेस्क्यू सर्कलाज भी कहते हैं। अब जो हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज है ये प्रोफाइलैक्टिकली सर्कलाज है। जिन पेशेंट्स में प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉसेस हों उनमें हम लगाते हैं। ठीक है, 3 प्रेगनेंसी लॉस हों या 3 से ज़्यादा हो, वो आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो लगाते कब हैं आप ये टाइम पीरियड नोट करें कि 11 to 14 वीक्स पे लगाते हैं। ठीक है, दैट इज़ द BCQ। अच्छा, अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कलाज परफॉर्म्ड ऑन द asymptomatic movement when the ultrasound show the cervical shortening less than the 25 mm। हम तब लगाते हैं जब cervical length 25 mm से कम हो। और कौन सी जेस्टेशनल एज पे लगाते हैं? 14 to 24 वीक्स पे लगाते हैं। ठीक है, अब जो फिजिकली एग्जामिनेशन इंडिकेटेड सर्कलाज है ना, उससे हम इमरजेंसी सर्कलाज कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री इंडिकेटेड तो हम हिस्ट्री की बेसिस पे करते हैं, अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे करते हैं हम। अब इमरजेंसी जो सर्कलाज है वो हम खुद फिजिकली एग्जामाइन करते हैं पेशेंट को और फिर हम सर्कलाज लगाते हैं। ठीक है, तो हम तब लगाते हैं जब सर्विक्स उसकी डायलेटेड हो और जो मेम्ब्रेन हो वो बल्ज्ड हो। ठीक है, तो उन कंडीशन में आप कहें कि मेम्ब्रेन इंटैक्ट हो, क्योंकि मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएंगी तो फिर उसके बाद अब सर्कलाज नहीं लगा सकते, वो उसकी कंट्राइंडिकेशन में आ जाएगा। तो ये इसकी इंडिकेशंस हैं कि अगर आपकी सर्विक्स डायलेटेड हो और एक्सपोज्ड फीटल मेम्ब्रेन हो तो उस कंडीशन में आप इमरजेंसी सर्कलाज लगा सकते हैं, पर आप एक्टिव लेबर में नहीं लगाएंगे। आप 4 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेटेड हो, ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद फिर इसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इमरजेंसी सर्कलाज कौन सी जेस्टेशनल एज पे लगाते हैं? 27 + 6 वीक्स तक आप लगा सकते हैं। तो अगेन ये इनकी जो जेस्टेशनल एज है और जो टाइप्स हैं इनके इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, अब ना सर्जिकल टेक्निक डिफाइंड। ठीक है, मतलब सर्जिकली जो जिन टेक्निक से हम सर्कलाज लगाते हैं ना उनके भी टाइप्स हैं। एक तो हम ट्रांसवेजाइनली भी लगा सकते हैं, मोस्टली जो यूज़ होता है जिसे हम मैकडोनल्ड्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है? अब string suture placed at the cervicoisthmus junction without the moving the bladder। ठीक है,
इसमें फिर ये बेनिफिट है कि आपको एनेस्थीसिया की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। और सेकंड है आपका हाई ट्रांसवाजाइनल, जिसे हम श्रॉडकर कहते हैं। इसमें आप मोबिलाइज करते हैं ब्लैडर को, इसमें आपको एनेस्थीसिया की नीड पड़ती है। और थर्ड है, अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं ना, किसी पेशेंट में आपने लगाए और दोनों फेल हो गए, तो फिर आप ट्रांस एब्डोमिनल लगाते हैं। ट्रांस एब्डोमिनल आप प्री कंसेप्शन भी लगा सकते हैं। ट्रांसवाजाइनल जो सर्कलाज होते हैं वो आपको रिमूव करने होते हैं, 36 to 37 वीक्स तक आप रिमूव करते हैं। ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज आप रिमूव नहीं करते, वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी होता है। फिर इसकी जो मोड ऑफ डिलीवरी होती है ट्रांस एब्डोमिनल की, वो फिर सिजेरियन सेक्शन से होती है, क्योंकि आगे से तो सर्विक्स बंद है, ठीक है। अच्छा, ट्रांस एब्डोमिनल आप कैसे लगाते हैं? लेप्रोटमी के थ्रू भी लगा सकते हैं, लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी लगा सकते हैं। अच्छा, फोर्थ टाइप है आपकी ऑक्लूसिव सर्कलाज, जिसमें आपने एक्सटर्नल ओस को ओपन कर देना होता है ताकि म्यूकस प्लग रिटेन हो। और म्यूकस प्लग कैसे काम करेगी? एज ए बैरियर काम करती है, ठीक है। ओके, तो ये इसके सर्जिकल टाइप्स हो गए कि हम कैसे कैसे लगा सकते हैं। अब आ जाएंगे, हर एक को इन्होंने अलग से डिफ़ाइन किया है कि हिस्ट्री इंडिकेटेड आप कब लगाएंगे और अल्ट्रासाउंड कब लगाएंगे। तो हिस्ट्री इंडिकेटेड आप तब लगाते हैं जब पेशेंट की हिस्ट्री हो 3 or more, ठीक है, और सेकंड ट्राइमेस्टर लॉसेस की, फर्स्ट नहीं है, सेकंड ट्राइमेस्टर लॉसेस की, आर प्रीटर्म बर्थ, ठीक है, 3 प्रीटर्म बर्थ हो या 3 से ज़्यादा हो, या 3 सेकंड ट्राइमेस्टर लॉस हो या 3 से ज़्यादा हो, तो उनमें आप हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज लगाते हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स में फिर रिकरेंस मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है, तो आप इनमें हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज लगाते हैं। कब लगाएंगे आप? 11 to 14 वीक से। और अगर किसी पेशेंट में आपके पास ऐसा, क्योंकि जो सिनेरियो आते हैं ना वो इन्हीं लाइन से आते हैं, वो यूँ लिखते हैं कि अगर पेशेंट की हिस्ट्री है 2 सेकंड ट्राइमेस्टर लॉसेस हुए, अब आप क्या करेंगे? तो उसमें आप हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर उसमें आपने पूरा सिनेरियो देखना है कि आगे क्या लिखा हुआ है। अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, क्योंकि अब हिस्ट्री इंडिकेटेड तो नहीं लग सकता, 2 मिसकैरेज है, पर अगर उन्होंने लिखा है कि हमने अल्ट्रासाउंड किया और उस पर हमें लेंथ भी कम मिली है, तो हिस्ट्री भी है उसकी 2 मिसकैरेज की और अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स भी हैं, तो इस बेसिस पे आप अल्ट्रासाउंड सर्कलाज लगा सकते हैं, बट हिस्ट्री इंडिकेटेड नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके, सो एविडेंस यही कहता है कि अगर किसी पेशेंट की जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा लॉसेस हैं, तो उनमें हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज लगाने का फ़ायदा है, ठीक है। और फॉर दोज विद 1 or 2 लॉसेस डज नॉट शो द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द प्रीटर्म बर्थ, मतलब उनमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर जिसका पहले 1 लॉस हुआ है या 2 लॉसेस हुए हैं, उनमें आप हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज ना लगाएं, इन्होंने क्लियर कट लिख दिया है। ओके, अब आ जाए आप अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कलाज पे। अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कलाज, अब इस तरह से BCQ आता है कि एक पेशेंट आपके पास आई, हमने अल्ट्रासाउंड किया, उसकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, आपने अल्ट्रासाउंड किया और आपको लेंथ कम मिली है, 2 सेंटीमीटर मिली है, पर लेंथ तो कम मिली है, बट उसकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है, पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है। तो इस कंडीशन में आपने इंसिडेंटल फाइंडिंग पे अल्ट्रासाउंड सर्कलाज नहीं लगाना, ठीक है। अगर उसका कोई और रिस्क फैक्टर ना हो, अगर इंसिडेंटली आपको मिली है सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो आपने अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कलाज नहीं लगाना। फिर लगाना कब है? अगर पेशेंट की हिस्ट्री है और शॉर्ट सर्विक्स है, अगर ये दोनों कंडीशन हैं, तो उस कंडीशन में आप लगाएंगे इसको अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कलाज, ठीक है। Offer the सर्कलाज to the women with the history of the 1 or the more spontaneous second trimester losses or preterm birth if the cervical length is less than the 25 millimeter before the 24 week of the gestation. अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री है, एक ही लॉस हुआ हो प्रेगनेंसी, या एक ही मिसकैरेज हुआ हो, या एक ही प्रीटर्म बर्थ पहले हुआ हो, या एक से ज़्यादा, ठीक है, और फिर आपने उसकी
अल्ट्रासाउंड सर्विलेंस करनी होती है। और अगर अल्ट्रासाउंड में आपको वजाइनल जो सर्वाइकल लेंथ है उसकी वो 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर से कम मिलती है, तो फिर आपने अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कुलाज लगाना है। अच्छा, फनलिंग की बेस पे आप नहीं लगाएंगे, क्या मतलब कितनी डायलेट, फनलिंग का मकसद क्या है कि डायलेशन ऑफ द इंटरनल ओस। अगर आपको लग रहा है कि सर्वाइकल ओस इसका डायलेटेड है, ठीक है, तो इस बेसिस पे आपने सर्वाइकल सर्कुलाज नहीं लगाना, आप उसकी लेंथ की मेजरमेंट पे लगाएंगे सर्वाइकल सर्कुलाज, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड जो सर्कुलाज है ना, वो आपने फनलिंग की बेसिस पे नहीं लगाना, आपने सर्वाइकल लेंथ की बेसिस पे लगाना है। ओके। For the low risk women having the no history, a short cervix found incidentally on the ultrasound does not benefit from the ultrasound indicated cerclage. However, for those with a prior history, cervical cerclage significantly reduce the pre-viable birth before the 24 week and the neonatal death when the cervix is begin to shorten. फनलिंग इज कंसीडर्ड अ सिम्टम्स ऑफ द शॉर्टनिंग नॉट अ डिपेंडेंट रिस्क फैक्टर। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर फनलिंग आपको मिल जाती है अल्ट्रासाउंड पे, इंटरनल ओस आपको मिल जाता है कि ओपन है, तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है कि सर्वाइकल लेंथ इसकी शॉर्ट होगी, पर ये कोई रिस्क फैक्टर नहीं है कि आप फनलिंग की बेसिस पे अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कुलाज लगा दें। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस दी आपने सीरियल सोनोग्राफिक सर्विलेंस किस किस को ऑफर करनी है। वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ द spontaneous second trimestral loss are the preterm birth who have not already received a ST indicated cerclage should be offered the serial sonographic surveillance of the cervical length. अगर किसी पेशेंट को, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हिस्ट्री इंडिकेटेड हम तब ही लगाएंगे जब 3 मिसकैरेज हों या 3 से ज़्यादा हो या 3 प्रीटर्म बर्थ हो या उससे ज़्यादा हो। अगर किसी पेशेंट में एक सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस है या एक प्रीवियस प्रीटर्म बर्थ है ना, तो उनमें फिर आपने सर्वाइकल सीरियल सोनोग्राफिक सर्विलेंस करनी होती है। इसका मकसद क्या है कि आपने ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उसकी सर्वाइकल लेंथ मेजरमेंट करनी होती है, ठीक है। फिर अगर आपको ट्रांसवजाइनल लेंथ आपको छोटी मिलती है, 2.5 सेंटीमीटर से कम मिलती है, तो फिर आपने उसमें अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कुलाज लगाना है। रूटीनली रिकमेंड नहीं है कि आप हर पेशेंट को उठा के उसकी अल्ट्रासाउंड सर्विलेंस करें, ये रिकमेंड नहीं है। अगर किसी पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री है तो फिर उसी में आप सर्विलेंस करेंगे। ओके, तो ये रिपीट ही किया गया है कि अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड आप तब लगाएंगे जब हिस्ट्री भी हो और शॉर्ट सर्विक्स भी हो, 2 चीज़ें हों तब आपने लगाना है। और आपने हिस्ट्री इंडिकेटेड तब लगाना है जब 3 लॉसेस हों, ठीक है, प्रीटर्म हो या आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉसेस हो। फनलिंग की बेसिस पे आप सर्कुलाज नहीं लगाएंगे। ओके, ओके, हाई रिस्क क्राइटेरिया क्या है कि हाई रिस्क पेशेंट कौन से हैं जिनमें आपने सर्विलेंस करनी है। वो पेशेंट्स जिनमें पहले प्रीटर्म बर्थ की हिस्ट्री हो या सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस की हिस्ट्री हो, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस इट मीन्स कि 16 to 34 वीक तक लॉस हुआ हो, ठीक है, या प्रीवियस उसको पीप्रोम की हिस्ट्री हुई हो बिफोर दी 34 वीक ऑफ द जेस्टेशन, या उस पेशेंट को कोई नॉन यूट्राइन वेरिएंट इट मीन्स कि कोई कंजेनिटल यूट्राइन एबनॉर्मलिटी हो, ठीक है, जैसे कि बाइकोनिट यूट्रस है या सेप्टेज है, इनमें मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है, या इंटर यूट्राइन एडिशंस हों, या हिस्ट्री ऑफ द टेकेलेक्टमी हो, तो ये पेशेंट्स जो है ना ये हाई रिस्क ग्रुप हैं, ठीक है। तो इन पेशेंट्स में आपने करना क्या है, आपने इसकी अल्ट्रासाउंड से मॉनिटरिंग करनी है सर्वाइकल लेंथ की। आप कब से स्टार्ट करेंगे, आपने 12 वीक से स्टार्ट कर देने हैं ऑफर द ट्रांसवेजाइनल स्कैन, देन आपने एवरी 2 to 4 वीक्स करवाने हैं बिटवीन द 16 to 24 वीक्स तक। इस तरह से आपने हाई रिस्क ग्रुप की सर्वाइकल लेंथ मॉनिटरिंग करनी है। ओके,
अच्छा, व्हाट अबाउट द मल्टीपल प्रेगनेंसी? रिकमेंडेशन क्या है कि इंसर्शन ऑफ द हिस्ट्री या द अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कुलाज इन द वुमेन विद द मल्टीपल प्रेगनेंसी इज़ नॉट रिकमेंड, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी में आपको मालूम है कि प्री टर्म बर्थ का रिस्क वैसे ही ज़्यादा होता है, ठीक है। ट्विंस या ट्रिपलेट में आपने हिस्ट्री इंडिकेटेड या अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कुलाज नहीं लगाना। अच्छा, इन ग्रुप्स में अगर आप लगा भी देना तो इनमें होता क्या है कि इंक्रीज रिस्क हो जाता है लो बर्थ वेट का और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का, ठीक है। ओके, व्हाट आर द रिकमेंडेशन फॉर द सर्वाइकल सर्जरी, ट्रोमा एंड यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज? The role of the cerclage is uncertain for the high risk group who have the no other risk factor. ओके, अगर किसी पेशेंट की लीड्स की हिस्ट्री है या मोलेरियन एनॉमलीज की है या आपके पास पेशेंट आती है मल्टीपल डीएनए की हिस्ट्री के साथ, ठीक है, तो इन पेशेंट्स में आपने सिर्फ इनकी हिस्ट्री के बेसिस पे आपने सर्कुलाज नहीं लगाना, ठीक है। आपने करना क्या है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट रिस्क है तो फिर इसमें आपने एटलीस्ट 1 स्कैन करना है बिटवीन द 18 to 22 वीक्स तक। अच्छा, एक्सेशनल ट्रीटमेंट लाइक द लीड्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ द बेसलाइन रिस्क ऑफ द प्रीटर्म बर्थ, स्पेशली इफ द एक्सेशन डेप्थ इज मोर देन द 10 to 12 मिलीमीटर आर इफ़ द मल्टीपल प्रोसीजर वर परफॉर्म्ड। मतलब लीड्स की वजह से प्रीटर्म बर्थ का रिस्क बढ़ जाता है अगर एक्सीशन जो उसकी लीड्स में हम एक्सीशन करते हैं ना, उसकी जो डेप्थ है एक्सीशन की वो 10 to 12 मिलीमीटर से ज़्यादा की ली गई हो, तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है प्रीटर्म बर्थ का। और ये BCQ है आपका। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि हाई रिस्क ग्रुप में हमने स्टार्ट कर देने हैं सर्विलेंस स्कैन, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आप स्टार्ट कर देंगे 12 वीक से स्टार्ट कर देंगे, देन आपने 2 to 4 वीकली करवाने हैं स्कैन अप टू 16 to 24 वीक्स तक, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट आपके रिस्क फैक्टर हैं उनमें फिर आपने एक सिंगल स्कैन करना है 18 to 22 वीक्स पे। अच्छा, ये इसकी समरी टेबल है, आप देख सकते हैं। हाई रिस्क ग्रुप आपके कौन से हैं? जिनमें प्रियर एक लॉस हुआ हो या 2 लॉस हुए हों या प्रीटर्म बर्थ हुई हो, ठीक है, या पीप्रोम की हिस्ट्री हो या ट्रेकिलेक्टमी की हो। इंटरमीडिएट आपकी कौन से रिस्क फैक्टर हैं? प्रियर फुल डायलेशन सी सेक्शन, फुली डायलेटेड हो पेशेंट, आपने सी सेक्शन किया हो और आपने लीड्स की गई हो पेशेंट की जिसकी जो डेप्थ हो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो या कोन बायोप्सी हो चुकी हो पेशेंट्स की। तो हाई रिस्क में आपने करना क्या है, आपने ट्रांसवेजाइनल स्कैन करने हैं एवरी 2 to 4 वीक करने हैं और 16 to 24 वीक्स तक करने। इंटरमीडिएट में आपने सिंगल स्कैन करना है 18 to 22 वीक्स तक। अच्छा, मल्टीपल प्रेगनेंसी में हमने क्या पढ़ा है कि रिकमेंड ही नहीं है कि आप सर्वाइकल सर्कुलाज लगाएं। अब आ जाते हैं कि वो पेशेंट जो ओबेस हैं उनमें सर्वाइकल सर्कुलाज इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो उनमें इफ़ेक्टिव है, जो पेशेंट जिनका BMI ज़्यादा है तो उनमें सर्वाइकल सर्कुलाज इफेक्टिव है। ओके, in the non-cerclage group, increasing BMI was inversely associated with the gestational age at the birth, largely driven by the women with the BMI above the 47 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब आ जाएं कि हम ट्रांस एब्डोमिनल सर्कुलाज कैसे लगाएंगे, ठीक है, और कब लगाएंगे। हम ट्रांस एब्डोमिनल तब लगाएंगे जब आपका पहले ट्रांस वजाइनल सर्कुलाज अनसक्सेसफुल गया हो, तो उसमें फिर आप ट्रांस एब्डोमिनल सर्कुलाज लगाएंगे। आप कब लगाएंगे? आप प्री कंसेप्शनली भी लगा सकते हैं, आप अर्ली प्रेगनेंसी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हम जो प्रीफर करते हैं ना वो हम प्री कंसेप्शनल प्रीफर करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट इफेक्ट ऑन दी fertility. It technically easier and might carry the low anesthetic and the fetal risk. अच्छा, स्टडीज़ में ये देखा गया है कि इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है इस कम्पेयर टू दी लो वजाइनल सर्कुलाज। अच्छा, अब हम ये ट्रांस एब्डोमिनल सर्कुलाज लेप्रोस्कोपिकली भी लगा सकते हैं और लेप्रोटमी के थ्रू भी लगा सकते हैं।
ओके, दोनों की जो एफिकेसी है ना वो सेम है। अगर आप लेप्रोटमी के थ्रू लगाएं या लेप्रोस्कोपी के थ्रू लगाएं, दोनों की एफिकेसी जो है वो सेम है। The laparoscopic approach is associated with the fewer complications may be considered when the surgical expertise आपके पास अवेलेबल हों, तो फिर आप लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से लगाएं क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशन कम है। ठीक है, बाकी जो सर्वाइवल रेट है दोनों ग्रुप्स में, लेप्रोटमी करें या लेप्रोस्कोपी करें, दोनों में इक्वल है। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो लेप्रोस्कोपी में कॉम्प्लिकेशन मैटरनल कम है, 2% है एज़ कम्पेयर टू द लेप्रोटमी में 22% है। ठीक है, अच्छा, अगर आपने किसी पेशेंट को ट्रांस एब्डोमिनल सर्कुलाज लगा दिया, ठीक है, उसके बाद अगर उसका लीड आगे चल के मिसकैरेज हो जाता है या फिटल डेथ हो जाती है, तो फिर आपने क्या करना है? फिर जो डिसीजन लेगी वो सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन लेगी। ठीक है, फिर वो क्या कर सकती है? या तो वो एवैक्यूएशन करेगी थ्रू दी स्टिच वाई दी सक्शन क्यूरेटेज अप टू 18 वीक्स तक वो एवैक्यूएशन कर सकती है। अगर नहीं तो सुचर कट भी कर सकती है वाई दी पोस्टीरियर कॉल्पोटॉमी के जरिए। अगर वो भी नहीं कर सकती तो हिस्टेरोटमी भी कर सकती है। ठीक है, अगर वो भी फेल जाए तो फिर हिस्टेरोटमी या सिजेरियन सेक्शन भी कर सकती है। ठीक है, अगर पोस्टीरियर कॉल्पोटॉमी भी फेल जाए तो आप हिस्टेरोटमी या सिजेरियन सेक्शन भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द जेस्टेशनल एज ऑफ द फीटस। अब ये तो हो गया हिस्ट्री इंडिकेटेड और अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड। अब आ जाते हैं एमरजेंसी सर्कुलाज। Emergency cerclage, the decision must be individualized, balancing the prolongation of the pregnancy against the risk of the severe neonatal morbidity and the mortality. ओके, तो इसका जो डिसीजन होगा वो आप इंडिविजुअलाइज बेसिस पे करेंगे। ये कितना प्रोलॉन्ग करेगा प्रेगनेंसी में? एवरेज 34 वीक्स तक कर सकता है। ठीक है, और ये प्रीटर्म बर्थ को रिड्यूस करेगा एटलीस्ट 2-fold। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कौन से हैं कि अगर सर्वाइकल डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो या अगर आपकी मेम्ब्रेन बल्ज कर रही हो बियॉन्ड द एक्सटर्नल ओस, तो इसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एमरजेंसी सर्कुलाज आप 24 वीक्स के बाद लगाएंगे ना, तो फिर उसमें रैप्चर्स ऑफ द मेम्ब्रेन और आइट्रोजेनिक प्रीटर्म बर्थ का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, कंट्राइंडिकेशन कौन सी हैं सर्वाइकल सर्कुलाज की? एक्टिव प्रीटर्म बर्थ में आप नहीं लगाएंगे। एक्टिव का मकसद क्या? 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा सर्वाइकल डायलिटेशन हो तो उसमें आपने नहीं लगानी। क्लिनिकल एविडेंस आपको मिल रहा हो कोरियोमनाइटिस का, उसमें आपने नहीं लगानी। इन्फेक्शन में मतलब आपने नहीं लगानी। कंटिन्यू वजाइनल ब्लीडिंग में आप नहीं लगा सकते। पी प्रोम में आप नहीं लगा सकते। और अगर फीटल डिस्ट्रेस है या कोई फीटल कंजेनाइटल एनॉमली है या फीटल डेथ है तो उसमें भी आप सर्वाइकल सर्कुलाज नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द वुमेन बिफोर द सर्वाइकल सर्कुलाज इंसर्शन। ठीक है, आपके पास पेशेंट आती है, अगर आप उसको सर्वाइकल सर्कुलाज लगा भी रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले आप पेशेंट को क्या बताएंगे? आपने जो भी प्रोसीजर आप करते हैं ना अपने वार्ड्स में भी, तो सबसे पहले आप पेशेंट को काउंसिल करते हैं। आप उस प्रोसीजर के बेनिफिट और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन या आफ्टर प्रोसीजर, तो वो सारी आपने बतानी होती हैं पेशेंट्स को। तो आपने उसको बताना है कि इंट्रा ऑपरेटिव ब्लैडर डैमेज का रिस्क हो सकता है, सर्वाइकल ट्रोमा हो सकता है, मेम्ब्रेन रैप्चर हो सकती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। ओके, और अगर आपने उसको ये भी बताना है कि अगर आप स्पॉन्टेनियस लेबर में जाती हैं बिफोर दी योर जेस्टेशनल एज या प्रीटर्म लेबर आपको हो जाता है, तो फिर इसमें होगा क्या कि सर्वाइकल लैसरेशन और ट्रॉमा का रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, और अगर आपने उसको श्रॉटकर लगाया है, हाई वजाइनल सर्कुलाज लगाया है जिसमें आपने ब्लैडर मोबिलाइजेशन की है, तो उसमें आपने उसको जब रिमूव करना होगा तो फिर आपने एनेस्थेसिया यूज़ करना होगा। तो इन पेशेंट्स में एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन एडिशनल होंगे, तो अगर आपने वो लगाया है तो आपने उसके बारे में भी इसको बताना है। ठीक है,
और जो आपके नॉन एमरजेंसी सर्कलाज हैं उनमें रिस्क इंक्रीज़ नहीं होता पीप्रोम का या इंडक्शन ऑफ लेबर का या कोरियोमनाइटिस का। इनमें फिर मैटरनल पायरेक्सिया का डबल रिस्क होता है। दे मे हैव दी डबल रिस्क ऑफ दी मैटरनल पायरेक्सिया। अच्छा, इंसर्शन से पहले आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है? आपने फीटल असेसमेंट करनी है, ठीक है। आपने उसका फर्स्ट ट्राइमेस्ट्रल अल्ट्रासाउंड देखना है, आपने एनोप्लाइटी स्क्रीनिंग करनी है। बिफोर दीज इंडिकेटेड सर्कुलर्स आपने मेक श्योर करना है कि फीटस वायबल है, कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है बच्चे में। और अगर आप इमरजेंसी या अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कुलर्स लगा रहे हैं ना, तो उसमें आपने एनॉमली स्कैन ज़रूर करना है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री इंडिकेटेड आप तब लगाते हैं जब 11 to 14 वीक ऑफ जेस्टेशन होती है ना उसकी, तब आप लगाते हैं, तो उसमें तो आप एनॉमली स्कैन कर नहीं सकते। तो एडिशनल अगर इमरजेंसी और अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कुलर्स लगा रहे हैं ना, तो उसमें फिर आपने एनॉमली स्कैन ज़रूर करवाना है, ठीक है। और इन्फेक्शन की आप कौन सी स्क्रीनिंग कराएंगे? आप WBC चेक करेंगे पेशेंट्स के और CRP करवाएंगे उसकी, अगर आप इमरजेंसी केसेस कर रहे हैं या इमरजेंसी सर्कुलर्स लगा रहे हैं। पर अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट आपके पास आई है लेबर में, लेटेंट फेस में, ठीक है, और आपने लैब्स भेज दी हैं, तो आप सर्कुलर्स लगा दें। आप यूँ ना हो कि आप लैब्स का वेट करें कि लैब्स आ जाए उसके बाद में लगाऊं, इस तरह से नहीं। अगर आपको क्लिनिकली कोई साइंस नहीं मिल रही तो आपने सैंपल लिया, भेज दिया और सर्कुलर्स लगा दिया, ठीक है। डोंट वेट फॉर रिजल्ट। रूटीनली रिकमेंड नहीं करते कि आप एमिनोसेंटेसिस करें बिफोर दी सर्कुलर्स। और फिर आप कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं इंडिविजुअलाइज बेस पे। अगर आपको लग रहा है कि इंट्राइम्यूनोटिक इन्फेक्शन है तो फिर आप कर सकते हैं। एमिनोसेंटेसिस अगर आप कर भी लेना तो इससे प्रीटर्म बर्थ का रिस्क इंक्रीज़ नहीं होगा, बट इसके खुद के जो प्रोसीजर रिस्क फैक्टर्स हैं, मिसकैरेज है, तो वो हो सकता है। अमीनो रिडक्शन का भी कुछ नहीं है डेटा कि आप अमीनो रिडक्शन करें बिफोर द इमरजेंसी सर्कुलर्स, ओके। ये इंडिविजुअलाइज बेस पे आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। आप ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते कि सर्विक्स ओवर डायलेट हो जाए, और आप उसी वक्त भी नहीं लगा सकते ताकि एक असेंडिंग इन्फेक्शन और हो जाए। तो आपने इंडिविजुअलाइज बेसिस पे डिसीजन लेना है, ओके। रूटीन जेनाइटल ट्रैक्ट स्क्रीनिंग रूटीनली रिकमेंड नहीं है कि आप सर्वाइकल सर्कुलर्स से पहले जेनाइटल ट्रैक्ट स्क्रीनिंग करें, ओके। इफ़ द पॉजिटिव कल्चर इज़ फाउंड, अगर आपको मिल जाता है या उसने पेशेंट ने पहले से करवाई हुई है स्क्रीनिंग और आपको कल्चर पॉजिटिव मिलता है, तो आप एंटी माइक्रोबियल थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। टोकोलाइसिस की भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप सर्कुलर्स दे के फिर टोकोलाइसिस दे दें पेशेंट को, इस तरह से नहीं है। एंटीबायोटिक का भी नहीं है। आप अगर डिपेंड करता है कि सर्कुलर्स जो लगा रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, सर्जन पे डिपेंड करता है। अगर इंडिविजुअलाइज बेस पे अगर वो चाह रहा है कि उसके पेशेंट को एंटीबायोटिक मिले तो वो प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक दे सकता है, इज़ एट द टाइम ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेटिंग टीम, ठीक है। एनेस्थीसिया जर्नल भी हम दे सकते हैं और रीजनल भी दे सकते हैं, डिपेंड ऑन दी अगेन ऑपरेटिव टीम और पेशेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कौन सा लेना चाह रही है। दोनों सेफ़ हैं। रीजनल क्या ये है कि उसकी शॉर्ट रिकवरी टाइम है, मे रिक्वायर द मोर इमीडिएट पोस्ट ऑप एनाल्जेसिया। जो आपका इलेक्टिव ट्रांसवेजाइनल सर्कुलर्स है वो डे केयर प्रोसीजर है, उसी वक्त आप लगा सकते हैं और पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, उसमें एनेस्थीसिया की भी नीड नहीं होती। Okay. Technique and material should be at the discretion of the surgeon and the known absorbable sutures is used, ठीक है।
डिपेंड करता है सर्जन पे, बट जो सुचर मटेरियल यूज़ होता है ना वो नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। टेक्निक वो कौन सी यूज़ करता है, श्रॉडकर भी कर सकता है, मैकडोनाल्ड्स भी कर सकता है, बट अगर एज हाई एज प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो आप हाई लगाएं, ठीक है सर्कलाज। और इसकी कोई रेफरेंस या कोई रिसर्च नहीं है, एविडेंस नहीं है कि आपने सिंगल सुचर्स लगाना है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है देन दी डबल, इस तरह से नहीं है। रूटीन इंसर्शंस ऑफ द ऑक्लूशन सुचर्स इज़ नॉट रिकमेंड। बेड रेस्ट का भी रिकमेंड नहीं है। इंटरकॉर्स कर सकती है, ठीक है, हर क्लास के बाद पेशेंट को आपने गाइड करना है कि वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर सकती है। ओके, पोस्ट सर्कलाज आपने सर्वाइकल लेंथ मेजरमेंट नहीं करनी, ये रिकमेंड नहीं है। अगर आपने ST इंडिकेटेड सर्कलाज लगा दिया है तो फिर आप दोबारा उसी पेशेंट में अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड नहीं लगाएंगे, ठीक है, दोनों की सेम एफिकेसी है। एमरजेंसी सर्कलाज डिपेंड करता है, आप उसका डिसीजन इंडिविजुअलाइज बेस पे लेंगे। फीचर फाइब्रोनेक्टिन की टेस्टिंग भी रिकमेंड नहीं है कि आप सर्कलाज के बाद लगाएं। अच्छा, सर्कलाज के बाद आप वजाइनल प्रोजेस्टेरोन भी नहीं देते, उसकी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही आप पैराबिन पैसरी देते हैं। रिमूव आप कब करेंगे सर्वाइकल सर्कलाज? 36 to 37 वीक्स तक आप रिमूव करेंगे। ओके, ठीक है, बट अगर आपने सिजेरियन सेक्शन उसका प्लान किया है प्री लेबर, लेबर से पहले आपने सिजेरियन सेक्शन उसका प्लान कर दिया है ना, तो फिर आप डिले कर सकते हैं, आप एट द टाइम ऑफ दी सर्जरी के वक्त आप रिमूव करते हैं, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट आपके पास आती है, आपने सर्कलाज उसको लगा दिया और आपके पास आई है प्री टर्म लेबर के साथ, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आप सुचर रिमूव कर दें इमीडिएटली, ताकि आप सर्वाइकल लैसरेशन और ट्रॉमा से पेशेंट को बचा सकें। और जो हाई सर्कलाज हैं जिनमें आपने ब्लैडर मोबिलाइजेशन की है, तो उनको रिमूव करने के लिए आपको एनेस्थीसिया की नीड पड़ती है। और जो ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज हैं उन्हें आप रिमूव नहीं करते, वो परमानेंटली होते हैं। और वो पेशेंट जिनमें आपने ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज लगाया है, उनकी आगे जो मोड ऑफ डिलीवरी होती है ना, वो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू ही होती है। अच्छा, पी प्रोम अगर हो गया, आपने सर्कलाज लगाया और पेशेंट को पी प्रोम हो गया, ठीक है, तो अब उसकी क्या गाइडेंस है? तो आप डिले कर सकते हैं रिमूव आप 48 आवर तक डिले कर सकते हैं। अगर सब कुछ ओके है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, फीटल डिस्ट्रेस भी नहीं है, तो आप 48 आवर तक डिले कर सकते हैं। वो वुमेन्स जिनमें पी प्रोम हो गया है बिटवीन द 24 to 34 वीक ऑफ द जेस्टेशन, ठीक है, तो आप डिले कर सकते हैं, ताकि आप उसको इन यूट्रो ट्रांसफ़र कर दें या आप उसको कोर्टिकोस्टेरॉइड दे दें, तो आप 48 आवर तक डिले कर सकते हैं। अच्छा, आप ये रिकमेंड नहीं है कि अगर पेशेंट को आप डिले ही करें जब तक वो लेबर में जाए, पी प्रोम हो चुका है तो आप 48 आवर तक डिले करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इस तरह से नहीं है कि आप उसको छोड़ ही दें कि जब तक वो लेबर में जाए तब तक हम रिमूव नहीं करेंगे, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें होगा कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो पेशेंट में सेप्सिस की चांसेस, कोरियोमनाइटिस की चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। ओके, सो ये थी आपकी पूरी सर्वाइकल सर्कलाज की गाइडलाइन। अब आपको की रिकमेंडेशन भी समझ में आ जाएगी। ST इंडिकेटर हम तब लगाते हैं जब 3 या 3 से ज़्यादा प्रीवियस मिसकैरेज हों। अल्ट्रासाउंड हम तब लगाते हैं जब प्रीवियस हिस्ट्री हो, उसके साथ साथ आपको शॉर्ट सर्विक्स मिले। इंसिडेंटल फाइंडिंग पे आप सर्कलाज नहीं लगाते। रेस्क्यू सर्कलाज कितना डिले करेगा बर्थ को? एटलीस्ट 34 वीक्स तक डिले कर सकता है, ठीक है। और 2-fold इस रिस्क डिक्रीज़ करेगा प्रीटर्म बर्थ का। टेक्निक आपकी यही है, आप ट्रांसवाजाइनल लगा सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल लगा सकते हैं, मैकडोनाल्ड, श्रॉडकर, और आप ट्रांस एब्डोमिनल लगा सकते हैं। प्रैक्टिकली आप जितना हाई लगा सकते हैं उतना लगाएं, उसकी बेनिफिट ज़्यादा हैं। अच्छा, ये मैंने इसकी शॉर्ट समरी बनाई है, यू कैन सी हियर
टाइप्स ऑफ सर्कलाज, हिस्ट्री इंडिकेटेड, अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड और एमरजेंसी सर्कलाज। ठीक है, हिस्ट्री इंडिकेटेड 11 to 14 वीक्स पे लगाएंगे, अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड 14 to 24 वीक्स पे, एमरजेंसी 27 + 6 वीक्स तक आप लगा सकते हैं, बट 24 वीक्स से पहले लगाएं तो वो बेटर है। और ट्रांसएब्डोमिनल आप लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी के थ्रू लगा सकते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में भी, या प्री कंसेप्शन भी लगा सकते हैं। इंडिकेशन भी दी गई है कि हिस्ट्री इंडिकेटेड 3 या 3 से ज़्यादा प्रीटर्म लॉसेस हों या सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉसेस हों, अल्ट्रासाउंड में हिस्ट्री भी हो और शॉर्ट सर्विक्स भी हो। एमरजेंसी अब तब लगाएंगे जब सर्विक्स डायलेटेड हो बट नॉट मोर देन दी 4 सेंटीमीटर और एक्सपोज्ड मेम्ब्रेन हो। कंट्राइंडिकेशन एक्टिव लेबर में आप नहीं लगाएंगे, कोरियो में नहीं लगाएंगे, पीप्रोम में, सारी सेम चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती हैं वो आपने पेशेंट को बतानी है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में आप नहीं लगाएंगे, इंसिडेंटल फाइंडिंग में नहीं लगाएंगे, प्रीवियस जो सर्जरी अगर उसकी हुई हो सर्वाइकल सर्जरी तो इनमें आपने सीरियल सर्वाइकल लेंथ मॉनिटरिंग करनी है। BMI जिसका ज़्यादा है उसमें भी उतना ही इफेक्टिव है। एनेस्थीसिया आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, रीजनल भी या जर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन दी ऑपरेटिंग टीम। टोकोलाइसिस का कोई एविडेंस नहीं है। और सुचर मटेरियल आप नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर यूज़ करेंगे। एंटीबायोटिक रूटीनली नो रूटीन स्क्रीनिंग आर थेरेपी बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइज्ड क्लिनिकल और कल्चर फाइंडिंग्स पे आप दे सकते हैं। बेड रेस्ट और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए आपने पेशेंट को अवॉइड नहीं करना, वो कर सकती है। टाइमिंग रिमूवल की क्या है, 36 to 37 वीक। लेबर में पेशेंट आए तो आपने इमीडिएटली रिमूव करनी है। पीप्रोम के साथ आए तो फिर आपने डिले करना है अप टू 48 आवर तक, प्रोलॉन्ग आप नहीं डिले कर सकते हैं। और अगर 23 से पहले आए या आफ्टर 34 वीक्स आए तो फिर आपने डिले रिमूवल नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इनमें फिर सेप्सिस का रिस्क ज़्यादा होता है। जो जिनमें आप ट्रांसएब्डोमिनल सुचर लगाते हैं तो उनमें फिर आपने मोड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन ही रखनी है। ओके, सो दैट्स ऑल।